मॉडर्न फिजिक्स में बेटा हम लोगों ने ड्यूअल नेचर पढ़नी है, एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है और बेटा सेमी कंडक्टर्स पढ़ने हैं, सेमी कंडक्टर्स एंड डिवाइसेस पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ मॉडर्न फिजिक्स में कवर करूँगा। तो अभी सबसे पहले बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एटॉमिक न्यूक्लियस। वी विल बी स्टडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक न्यूक्लियस। सो बेटा एटॉमिक न्यूक्लियस। नो बेटे, जब हमने ये पता करा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मैटर है, जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, दैट इज एन एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल मैटर। तो दुनिया में एक ये बात फैल गई कि एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है, एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो केमिस्ट्री वाले बहुत बुरी तरह पीछे पड़े इस बात के कि बेटा एटम इज कंपोज्ड ऑफ, हाउ एटम इज कंपोज्ड। तो कंबाइंड ही होता है काम। तो जे थॉमसन एक बेसिकली जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करना शुरू किया तो बेटा बड़े अलग अलग मॉडल दिए गए टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, ही प्रिडिक्टेड वन मॉडल। इन्होंने प्रिडिक्ट किया एक मॉडल जिसको कहते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको कहते हैं बेटा थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। अब बेटा देखिए, ये मॉडल एक पुडिंग की तरह है। पुडिंग आप जानते हैं बेटा, देखिए क्या है कि जैसे आपने कड़ी खाई है ना बेटे, कड़ी, तो कड़ी में पकौड़ियाँ डली होती हैं, ठीक है बेटा। तो उसी तरह से ये प्लम पुडिंग मॉडल है। तो यहाँ पे क्या है कि थॉमसन जी ने कहा कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल शेप का है, एक स्फेरिकल शेप का है और इसमें शीट है नेगेटिव चार्ज की, शीट है नेगेटिव चार्ज की, यानी कि कड़ी, कड़ी क्या है हमारी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें प्लम्स डले हुए हैं, प्लम्स मतलब पकौड़ियाँ, ठीक है बेटे। और वो कैसी है पकौड़ियाँ, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटे। तो यानी कि एटम जो है उसमें एक शीट है नेगेटिव चार्ज की और उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स सिमटे हुए हैं। तो ये एक मॉडल दिया कि भी एटम ऐसे बना हुआ है, किसने, थॉमसन ने। और थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम का रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10 मीटर्स के आसपास है। और ये कहा गया बाई, इट वाज स्टेटेड बाई थॉमसन। लेकिन ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ये जो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल। और इस मॉडल के फेलियर में दूसरा है कि स्पेक्ट्रम नहीं दिखा पाया ये मॉडल। और एटॉमिक मास, जो एटम्स का मास आता है, वो भी इससे सही प्रिडिक्ट नहीं हो पाया। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये मॉडल पॉपुलर और फेल नहीं हो पाया और सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फेल हो गया। और बेटा सिर्फ इसमें एक ही सक्सेस मिला, वो ये है कि एटॉमिक रेडियस इसमें एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड था, सही प्रिडिक्टेड था, यानी कि 10⁻10 की रेंज में ही एटॉमिक रेडियस। आज भी हमें इतना ही पता है कि एटॉमिक रेडियस इसी रेंज में लाई करता है, ठीक है बेटा। तो ये बात, तो ये सही बात कर पाया ना। ये था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। जब ये मॉडल फेल हो गया तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो मॉडल आया, दैट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेटा रदरफोर्ड ने क्या किया, व्हाट डिड रदरफोर्ड डू इन दिस एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक शीट ले ली, गोल्ड फॉइल ले ली, बहुत बारीक
फॉइल ले ली, एंड उस फॉइल पर he bombarded that foil with alpha particles, stream of alpha particles उसने उस पे इंसिडेंट कर दिए। यानी ऐसे गोल्ड फॉइल लेकर बेटा, और इस पर बड़ी थिन थी है गोल्ड फॉइल, और इस पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए, और बेटा इनको गाइड किया कि ये स्ट्रेट लाइन में जाएं बाय ए स्मॉल ओपनिंग, ही गाइडेड दिस, ठीक है, बाय ए स्मॉल ओपनिंग। तो क्योंकि इनकी स्कैटरिंग ना हो तो इनको वैक्यूम चेंबर में अल्फा पार्टिकल्स को, ये जो अरेंजमेंट है पूरा अल्फा पार्टिकल फायरिंग का, इसको वैक्यूम में अरेंज किया, वैक्यूम चेंबर में अरेंज किया, और ये अल्फा पार्टिकल जा जाकर they moved with certain velocity and they bombarded with this sheet। अब ये गोल्ड फॉइल के साथ, अब उसकी हैरानी देखिए, उसने देखा कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे, वो तो शीट से पास कर गए, शीट से क्रॉस कर गए, शीट से गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, अगर 8000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट थे तो एक पार्टिकल ऐसा भी आया अल्फा पार्टिकल जो कि टोटली शीट पे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब पाथ ही रिट्रेस कर गया, पूरा रिबाउंड हो गया। तो अब हैरानी की बात यह थी, रदरफोर्ड के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि ये जो रिबाउंड हो रहा है पार्टिकल या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये पार्टिकल रिबाउंड या डिफ्लेक्ट हो ही क्यों रहे हैं, ठीक है बेटा, ये बड़ी हैरानी की बात थी जो रदरफोर्ड के लिए थी। तो उससे पूछा गया ये क्यों हो रहा है, तो ही कंक्लूडेड कि गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं उनके बीच में कोई ऐसी ठोस चीज है जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज, जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटली रिबाउंड हो रहा है, या उससे डिफ्लेक्ट होके निकल रहा है। बेटा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो यदि अगर डिफ्लेक्शन हो भी रही है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस इसका मतलब रिपल्शन शो कर रहा है, और न्यूक्लियस भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, ठीक है। तो ही कंक्लूडेड कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और उस न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is equivalent to 10⁻⁻15 मीटर्स। न्यूक्लियस का रेडियस इस रेंज में है, यानी कि 1 फर्मी के लगभग उस न्यूक्लियस का रेडियस है, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उससे पूछा गया फिर एटम जो है ऑन दी होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स डले हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये कंक्लूड किया किसने बेटा, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये बात कंक्लूड की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ there are two things that was being concluded by Rutherford while doing the alpha particle scattering experiment. One is called distance of closest approach. Now beta, एक ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये अल्फा पार्टिकल जो कि बिल्कुल सेंटर लाइन है ये न्यूक्लियस की, अल्फा पार्टिकल है बेटा विच इज मूविंग ऑन दी सेंटर लाइन, अल्फा पार्टिकल इज मूविंग ऑन दी सेंटर लाइन। अब ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है बेटा, इट इज मूविंग ऑन दिस सेंटर लाइन के साथ मैच करता हुआ मूव कर रहा है, और ये इसके पास कोई वेलोसिटी थी, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पास आ रहा है, ये इसकी पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जा रही है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब
इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होती है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि जैसे जैसे ये नजदीक आ रहा है ये अल्फा पार्टिकल गेन कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी और लूज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जब ये रुक जाता है तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इस समय जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसकी, तो इसकी न्यूक्लियस से जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेट अस से here the velocity of the alpha particle was v, here the velocity of the alpha particle was v। तो अब देखिए बेटा the kinetic energy got converted into electrostatic potential energy। so kinetic energy half mv square is equal to, अब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो Z से मैंने डिनोट किया एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारी की सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे और जो अल्फा पार्टिकल होता है इस पे 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बट क्या है, पॉजिटिव नेचर होती है। तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R0 बाई R0। ये R0 क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। R0 इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए बेटा इसको EK कहूंगा मैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। This is equal to 2 times ZE square, 2 times ZE square by 4 pi epsilon naught into R naught। So this implies distance of closest approach R naught is equal to 2 times ZE square by 4 pi epsilon naught into EK into kinetic energy। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज वन मोर थिंग दैट वी से, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है बेटा, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन किया। एक और पैरामीटर उसने रदरफोर्ड ने देखा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। नो देखिए बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए बेटा ऐसा है कि दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर of alpha particle from the center line, from the center line of the nucleus is called the impact parameter। तो देखिए बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द इम्पैक्ट पैरामीटर। जो न्यूक्लियस की सेंटर लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का, उसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ देखिए बेटा इसमें there is a relationship between this perpendicular distance and the angle of
डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप। ये बेटा हमारा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और ये इसकी सेंटर लाइन है बेटे, दिस इज सेंटर लाइन। यहां पे ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, ये ऐसे चला गया वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेलोसिटी डिफ्लेक्शन हुई एंगल थीटा की। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लिंक्ड टू दिस डिफ्लेक्शन। मोर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटे, अगर ज्यादा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द लेसर विल बी द डिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे। एंड if the perpendicular distance यानी impact parameter is 0, then the angular deflection is maximum। यानी कि अगर perpendicular distance 0 हो जाए, सेंटर लाइन पे ही आ जाए अल्फा पार्टिकल, तो आप जानते हैं कि जो उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर बी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, दिस इज डिनोटेड बाय बी। सो यू कैन कैलकुलेट दिस बी। बी कितना हो जाएगा, z 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्केयर इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ई के, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ई के। दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा बेटा, अगर बी 0 हो जाए, बी 0 हो जाए यानी कि सेंटर लाइन पे ही जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन इज 0, तो उस केस में दिस इंप्लाइज कॉट थीटा बाई 2, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा बाई 2 इज 90, यानी दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज 180 डिग्री, यानी कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हुई है वो 180 डिग्री हो गई यदि क्या है बेटे, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। सो लेसर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, मोर इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंड इफ मोर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, लेसर इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है बेटे। सो ये आपको क्लियर हुआ। ये दो पैरामीटर्स, दो चीजें जो कि रदरफोर्ड ने डिराइव आउट की थी फ्रॉम दी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये मैंने दोनों चीजें आपके सामने नोट करी, बताया आपको। नाउ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम के हिसाब से जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और बेटा एक जगह जहां पे कि रदरफोर्ड फेल हो गया, मॉडल उसका फेल हो गया, देयर वर टू लिमिटेशंस इन द रदरफोर्ड मॉडल। एक तो बेटा ये कि जब एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो उसके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन गोल घूमता हुआ एनर्जी लॉस कर रहा है, इट इज लूजिंग एनर्जी। तो एनर्जी लॉस होते होते व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट इज कमिंग नियर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बेटे और पॉजिटिवली चार्ज है, और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये चलते चलते अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, इट विल बम्बार्ड विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड कर जाएगा और एटम जो है वो टूट जाएगा। एटम टूट जाएगा ऐसा होता नहीं, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब है ये एक मेजर लिमिटेशन थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी फिक्स्ड है एक इलेक्ट्रॉन की व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा फेलियर जो था वो था बेटे स्पेक्ट्रम, ठीक है। इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, रदरफोर्ड्स मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, रदरफोर्ड्स मॉडल was not able to explain the spectrum of hydrogen, तो ये दो लिमिटेशंस रही। और बेटा उस समय तक, रदरफोर्ड के समय तक, न्यूक्लियस जो मास नंबर था यानी कि एटॉमिक मास ऑफ द
एटम, दैट वाज फाउंड आउट करेक्टली बिकॉज उस चैडविक ने, ठीक है बेटे, डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और बेटा मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की जो थी अचीवमेंट्स थी हमने डिस्कस की, और जहाँ पे उसकी लिमिटेशंस थी वो भी डिस्कस की। तो ये मॉडल स्टडी होने के बाद केम दी बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोहर ने, नील बोहर जो साइंटिस्ट था, उसने मॉडल दिया which was considered to be more successful when compared to the रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड्स मॉडल से ज्यादा सक्सेसफुल कंसीडर किया गया बोहर मॉडल को। सो नाउ विल डिस्कस द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। नाउ देखिए बेटा, बोहर मॉडल ऑफ द एटम, नील बोहर ने क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट, मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन दी थी उसका इस्तेमाल किया था अपने मॉडल में समझाते हुए, और ही गेव 3 पोस्टुलेट्स जो कि उसके मॉडल का बेस हैं, 3 पोस्टुलेट्स। ठीक है बेटे, तो उसके 3 पोस्टुलेट क्या क्या थे, वी विल जस्ट डिस्कस नाउ पोस्टुलेट्स। तो बेटा पहला पोस्टुलेट जो उसने दिया, दी जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसा रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये उसने फर्स्ट पोस्टुलेट दिया, और उस फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, the centripetal force required by the electrons is provided by the electrostatic force, of attraction between the electrons and the nucleus। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसको देखिए बेटा, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम मींस, किसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी कर रही है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, उसके कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो ये देखिए बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर Z है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R। ठीक है बेटे, मान लीजिए सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो रेडियस R की है, तो इलेक्ट्रॉन जो है R रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा है। इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटे, वो
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये देखिए, ये पॉस्टुलेट को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा फर्स्ट पॉस्टुलेट को। तो mv² by r is equal to the electrostatic force of attraction, that is equal to k times ze into e by क्या चीज बेटे, r square, k times ze into e by r square. This is first equation. दूसरा है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से। देखो बेटा, क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से सेकंड पॉस्टुलेट में जो बोहर ने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स्ड है, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटे। सो सेकंड पॉस्टुलेट में उसने नील बोहर का मैक्स प्लैंक का क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, किसने, नील बोहर ने, और कहा दी angular momentum of the revolving electron is an integral multiple of h upon 2 पाई। मैथमेटिकली कैसे लिखा इस बात को बेटा, mvr is equal to nh over 2 पाई. This was the second postulate, that is mvr angular momentum is an integral multiple of h by 2 पाई. You know what is h? h is Planck's constant. ठीक है बेटे, ये सेकंड पॉस्टुलेट दिया। तीसरे पॉस्टुलेट में now in the third postulate जो बोहर ने कहा कि बेटा ऐसा है कि जो इनर एनर्जी जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड है अकॉर्डिंग, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। और उसने ये बात कही कि एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने लोअर ऑर्बिट से हायर में लेके जाना है तो देखो बेटा, जितने भी लोअर ऑर्बिट्स यानी इनर ऑर्बिट्स हैं उनमें एनर्जी कम है, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाना है यानी इनर से आउटर ऑर्बिट में लेके जाना है तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और अगर एक हायर ऑर्बिट से लोअर में लाना है एक इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है ये भी बताया। सो whenever an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit, then energy is released during this process, during this transition, and a photon gets emitted. तो देखो बेटा, अगर E2 एनर्जी लेवल से E1 में जंप हुआ तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H टाइम्स फ्रीक्वेंसी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ठीक है बेटे, इतनी एनर्जी H न्यू जितनी एनर्जी रिलीज हुई व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड है, ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो फोटोन है उसकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट जितनी,
और जो वेवलेंथ एमिट हो रही है दैट कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये तीन पॉस्टुलेट बोहर ने दिए और इनके बेसिस पे ही फाउंड many things. He found the velocity, he found the radius of the circular orbits. ठीक है बेटे, तो अब मैं वही सारा कुछ डिस्कस करूंगा जो उसने फाइंड आउट किया, रेडियस, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटे, एनर्जी, तो ये सब हम निकालेंगे अब, और फिर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों निकालने के लिए पहले आई विल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। To find the radius of the circular orbit in which the electron is revolving, ठीक है बेटे, टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, वो निकालेंगे अब। तो उसके लिए देखिए पहला पोस्टुलेट बेटा mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू k टाइम्स ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, mvr is equal to nh over 2 pi is equal to nh over 2 pi। आप देखिए बेटा ऐसा कीजिए कि वेलोसिटी की वैल्यू ले लीजिए, v is equal to nh over 2 pi mr, v is equal to nh over 2 pi mr। इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में डाल दीजिए, इस वैल्यू को सेकंड से फर्स्ट में डाल दीजिए, ये r और ये r एक कैंसिल हो गया बेटा, ये r और एक r कैंसिल हो गया, m इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू k टाइम्स ze स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू k टाइम्स ze स्क्वायर बाई r। तो एक r कैंसिल कर देंगे हम लोग, 1 r विल गेट कैंसल्ड आउट, ये लो एक r कैंसिल हो गया बेटे। सो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये आ गया रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z, ठीक है बेटा। तो आप यहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। यहां से ये रिजल्ट बेटा मैं एक साइड पर नोट करता रहूंगा, बोर्ड की एक साइड पर नोट करता रहूंगा, तो ताकि मुझे इन रिजल्ट्स को मेमोराइज करने में, यूज करने में आसानी रहे। तो ये सबसे पहला रिजल्ट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। आप देखें ध्यान से इस रिजल्ट से, तो r nth ऑर्बिट यानी अगर n1 है तो पहली ऑर्बिट की बात हो रही है, n2 है तो सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, और जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है that is directly proportional to n square by z, radius of the orbit is directly proportional to n square by z, यानी it is directly proportional to square of the number of orbit and it is inversely proportional to the atomic number of the atom, ठीक है बेटा, atomic number of the atom के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अच्छा बेटा इसमें आप देखिए h कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, और एटॉमिक नंबर चेंज करेगा डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट, ये वेरिएबल है, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। तो अगर आप बोहर ने हाइड्रोजन एटम के
फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाला इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को यूज करके उसने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाला। सो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इट वाज फाउंड टू बी 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट उसने निकाल के दुनिया को दिया। तो और ये रिजल्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट था और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ भी ये रिजल्ट मैच कर गया, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो किसी भी और किसी रेडियस के लिए इट इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है बेटा। सो ये बोहर की पहली ऑब्जर्वेशन, पहला कैलकुलेशन रेडियस के रिगार्डिंग। now देखिए बेटा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ये निकला। अब आप देखिए एम वी आर एन एच ओवर 2 पाई, तो वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट दैट वी कैन फाइंड आउट। तो v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई m इंटू आर, एन एच ओवर 2 पाई m इंटू आर। सो देखिए बेटा ये हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई m इंटू आर की वैल्यू डाल दीजिए बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी देखेंगे बेटा क्या एक्सप्रेशन आ जाता है। एक एन एच आपका कैंसिल हो गया बेटा, और 2 पाई यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, m से m कैंसिल। सो ये आ गया बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के z ई स्क्वायर, 2 पाई के z ई स्क्वायर। ठीक है बेटे, और 2 पाई के z ई स्क्वायर बाई एन एच। तो इसका मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। देखो बेटा k भी कांस्टेंट है, e चार्ज भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। तो इसमें इसका मतलब हुआ वेलोसिटी जो हो गई दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर z बाई n। ठीक है बेटे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर z बाई द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो बोहर ने, ये फॉर्मूला भी मैं साइड में लिख दूंगा बेटा यहाँ पे, वेलोसिटी देखो बेटा मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर, एन एच ओवर 2 पाई एम इंटू आर की वैल्यू डाल दी मैंने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये 2 पाई एम नीचे जो है 2 पाई रह जाएगा और के जेड ई स्क्वायर साथ में। ठीक है बेटे, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, बोहर ने इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाली थी, वो सारी वैल्यूज उसने डाल दी, z1 ले लिया, n1 ले लिया। सो वेलोसिटी ही फाउंड टू बी 2.29 into 10 power 6 meter per second. He found the velocity to be 2.29 into 10 power 6 meter per second. तो ये जो स्पीड आई, दिस इज अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट, ठीक है बेटे, कंपैरिजन हो सकता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेलोसिटी ये निकाली। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट the time period of rotation of electron। ठीक है बेटे, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे अब। नाउ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन t is equal to the time taken in completing one circular in one revolution in the
ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लेता है एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और जो ये टी है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे यू कैन सब्सटीट्यूट फॉर द वैल्यू फॉर आर एंड वी। ठीक है बेटा, आर और वी का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नाउ देखो बेटा, आर बाय वी का सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एन एच ओवर 2 पाई। तो v को लिख सकते हैं एन एच ओवर 2 पाई एम आर। ठीक है बेटे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। सो v को लिख सकते हैं एन एच ओवर 2 पाई एम आर। ठीक है बेटे, सो ये देखिए यहाँ पे t के एक्सप्रेशन में 2 पाई आर बाई एन एच ओवर 2 पाई एम आर, एन एच ओवर 2 पाई एम आर, ये हो गया बेटे 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है बेटे, 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई एन एच। दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, अब आप आर की वैल्यू डाल सकते हो, इसमें आर की वैल्यू डाल सकते हो, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी बेटे 4 पाई स्क्वायर एम इंटू बाई एन एच इंटू एन की पावर 4 एच की पावर 4 ओवर 4 पाई स्क्वायर एम का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। तो ये एक कैंसिल हो गया बेटा, हमारे पास रह गया 4 पाई स्क्वायर एम, और ये एक कैंसिल हो गया, ये जाए बेटे एन क्यूब एच क्यूब। तो टाइम पीरियड क्या आ गया बेटे, किसके बराबर आ गया फॉर्मूला, एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, 4 पाई स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया बेटे, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास वो हो गया बेटे एन क्यूब एच क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। ये आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। ठीक है बेटे, ये सारे एक्सप्रेशन मैं एक जगह पे लिखे जा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखेंगे अब, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो ये किसके बराबर हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एन क्यूब इंटू एच क्यूब। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन आ गया बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा बेटा इसका रेसिप्रोकल 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एन क्यूब इंटू एच क्यूब। अच्छा, नाउ अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, वी कैन फाइंड आउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो। ठीक है बेटे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बाय n क्यूब h क्यूब. तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 8 पाई क्यूब m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बाई n क्यूब इंटू h क्यूब. ये होगी बेटे एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो गई किसके, z स्क्वायर बाई n क्यूब के. एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, z स्क्वायर बाई n क्यूब के. इसके प्रोपोर्शनलिटी आ गई. ठीक है बेटे. सो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो गया. नाउ नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट दी एनर्जी. ठीक है बेटे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे अब. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज इन दी सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, nth ऑर्बिट में है. सो देखो बेटा ऐसा होता है कि दो एनर्जीज होंगी इलेक्ट्रॉन के पास व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट. एक होगी बेटे काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दो तरह की एनर्जीज पॉसिबल हैं जो कि होंगी उसके पास में. तो एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि उसके पास लीनियर वेलोसिटी v है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो जो न्यूक्लियस है उसकी फील्ड में पड़ा हुआ है. तो अब आप देखिए बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो सर्कुलर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी देखेंगे बेटा. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास है. इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच का होल स्क्वायर बाई एन एच का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर. तो ये किसके बराबर हो गया बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर. जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर. इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक और ढंग से भी देख सकते हैं. वो क्या है बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है. तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर. तो इसका मतलब है बेटे काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना, दैट इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई 2r. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई 2r. अच्छा बेटे, पोटेंशियल एनर्जी जो है जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस. और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी देखी. अब देखो, और इसमें आर की अगर वैल्यू डालोगे तो आइडेंटिकल एक्सप्रेशन आपके पास दोबारा से आ जाएगा बेटे. ठीक है, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन मैं एज इट इज रहने दूंगा, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर. आप देखिए बेटा, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट. आप देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे. नाउ यू सी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू के टाइम्स जेड ई
ठीक है, ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया, इनटू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कैसा लोगे बेटा, नेगेटिव लोगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो माइनस ई अपॉन क्या चीज बेटे, आर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स जेड ई स्केयर बाई आर, दैट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स जेड ई स्केयर बाई आर। ठीक है, तो के टाइम्स जेड ई स्केयर बाई आर, ये होगी, this is the potential energy. Total energy possessed by the electron in the orbit is equal to sum of potential energy plus kinetic energy. तो sum of potential energy और kinetic energy क्या होगी, total energy। ठीक है बेटे, तो sum of, अब मैं total energy निकालूंगा आपके सामने, so this will be, यहाँ पे निकालता हूँ बेटा total energy। Now total energy of electron, total energy of electron in circular orbit, total energy is equal to kinetic energy plus बेटे potential energy, that is equal to, ठीक है बेटे, that is equal to k times z e square by 2r, this is the kinetic energy, minus k times z e square by r, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटे, माइनस के टाइम्स जेड ई स्केयर बाई 2r, माइनस के टाइम्स जेड ई स्केयर बाई 2r, ये होगी टोटल एनर्जी। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटे, दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस 2 पाई स्केयर एम के स्केयर जेड स्केयर ई की पावर 4 बाई एन स्केयर एच स्केयर, दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। अच्छा बेटे, अगर हाइड्रोजन एटम लें, सपोजिंग एक हाइड्रोजन एटम लें, तो Z1 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो वी कैन फाइंड द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो 1 है बेटा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में nth ऑर्बिट में वी कैन फाइंड द एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में जो एनर्जी हो जाएगी, that is minus 13.6 by n square these many electron volts, these many electron volts, 30 minus 13.6 by n square electron volts। अच्छा देखो बेटा, now this, अगर किसी और एटम की बात करें तो उसके लिए जरूरी नहीं हाइड्रोजन एटम ही हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्केयर बाई क्या चीज बेटे, एन स्केयर इंटू जेड स्केयर बाई एन स्केयर। ठीक है, तो ये होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर एनी अदर एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड, और किसी भी nth ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होगी वो पोजेस होगी। और ये एनर्जी कैसी है बेटे, नेगेटिव। नेगेटिव में जब न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाती है तो एनर्जी बढ़ती जाती है। ऑलवेज, मैंने आपको पहले बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा बेटे, अब देखिए ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया फॉर दी एनर्जी। नाउ आपने ये इस एक्सप्रेशन के जरिए ये भी देख लिया कि जैसे जैसे आपकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि आउटर ऑर्बिट्स में एनर्जी ज़्यादा होगी और इनर ऑर्बिट्स में एनर्जी जो है वो कम होगी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी उस प्रोसेस में। सो मान लीजिए E2 कोई शेल है और उसमें जो एनर्जी है दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, दीज मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जब वो E1 में जंप करा तो E1 में जो एनर्जी है दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब अगर आप देखें तो E2 माइनस E1, E2 minus E1 is equal to H into nu, E2 minus E1 is equal to H into nu। तो अब आप देखिए बेटा, now E2 minus E1 हो जाएगा
-13.6। अच्छा, अगर हाइड्रोजन के केस ले रहे हैं तो Z1 हो जाएगा बाई N2² -13.6 बाई N1² इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा, इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। तो बेटा 1 बाई लैम्बडा यानी कि HC बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, दीज मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर हो जाता है। तो अगर आप इसको जूल में भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनटू क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो ये एनर्जी जूल में आ गई। जूल में हमने इसलिए किया है क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है दैट इज 1 बाई लैम्बडा, वो कितना होता है बेटा 1 बाई लैम्बडा के बराबर होता है। तो वेव नंबर यहां से आप निकाल सकते हैं 1 बाई लैम्बडा, 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बाई HC इंटू 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2²। 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन HC इंटू 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास 1 बाई लैम्बडा आ गया 1 अपॉन वेवलेंथ, यानी इसको हम लोग कहते हैं, इसको दिस इज डिनोटेड एज न्यू बार, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है बेटे, ये वेव नंबर या इतनी वेवलेंथ एमिट होती है जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट। तो इतने एनर्जी, इतना वेवलेंथ की एनर्जी, इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गेटिंग एमिटेड। ठीक है बेटा, इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गेटिंग एमिटेड। अब आप देखिए, ये तो हमने वेव नंबर निकाल दिया, वी हैव कैलकुलेटेड द वेव नंबर। नाउ अलग अलग देखिए, जब हाइड्रोजन की स्टडी हुई तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई, जो भी एमिशंस हुई, ठीक है बेटे, वो जो स्पेक्ट्रम की डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट वाज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी। और जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, उसमें जो वेवलेंथ प्रेजेंट थी वो देखी गई, वो इस थ्योरेटिकल के साथ बिल्कुल टैली हुई, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ बिल्कुल मैच करी है एज प्रेडिक्टेड बाय बोहर। ठीक है बेटे, जो बोहर ने प्रेडिक्ट किया, तो बोहर ने कहा कि जो वेवलेंथ सेट, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में, यानी पहली ऑर्बिट है ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटे, अगर हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है बेटे, जो भी सीरीज हमारे पास, जो भी वेवलेंथ्स आ रही हैं, दे फॉल अंडर लाइमन सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स jump from when electrons jump from the higher orbits to the first orbit, then ठीक है बेटे, when electrons jump from the higher orbits to the first orbit, then the wavelengths of light emitted fall in the लाइमन सीरीज। ठीक है बेटे, तो वो लाइमन सीरीज में फॉल करता है। अच्छा बेटे, लाइमन सीरीज की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, वी कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है बेटे, लाइमन सीरीज की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है ये वाला, इसको कहा गया, दिस इज वन कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर इंटू 1 बाई N1² माइनस बेटे 1 बाई N2 का स्क्वायर।
अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्बिट से पहली में जंप करेगा, तो लाइमन की वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। और मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहली ऑर्बिट में जंप करेगा, तो वो लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ होगी। सो दो वेवलेंथ्स हैं, वन इज मैक्सिमम एंड अनदर इज मिनिमम। तो बेटा नाउ n1 1 और n2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास 1 बाय लैम्डा ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो ये कितना हो गया बेटे, 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू r इंटू 3 बाय 4, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 बाई 3r। ठीक है, और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गई, यानी कि आप रेंज निकाल रहे हैं बेटा, यू आर फाइंडिंग द रेंज ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो ये है, और मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो कहाँ से जंप करेगा, तो जंप तो 1 में ही करना है लाइमन में। ठीक है बेटे, लाइमन सीरीज में 1 में ही जंप होना है, और लेट अस से इन्फिनिटी से जंप कर गया तो लैम्डा मिनिमम आएगा इस केस में, 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। सो ये हो गया बेटा कितना, लैम्डा मिनिमम, सो इन दिस केस लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई r, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1 बाई r। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो है वो किसके बराबर होगी बेटे, मैक्सिमम बाय मिनिमम की रेशियो किसके बराबर हो गई, 4 बाय 3। ठीक है बेटे, 4 बाय 3। सो लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज इज 4 बाय 3, कितनी होगी, 4 बाय 3 के बराबर आ गई। ठीक है बेटे, लैम्डा मैक्सिमम बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4 बाय 3। अच्छा बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करें, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमारे पास वेवलेंथ्स आती हैं, दे फॉल अंडर द बाल्मर सीरीज। किस में फॉल करती हैं वो, बाल्मर सीरीज में फॉल करती हैं, उस सीरीज को हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। सो कहां से, हायर ऑर्बिट से टू n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है बेटे, सो इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम higher orbits to n equal to 2, ठीक है बेटे, n equal to 2 that is second orbit, ठीक है बेटे, to second orbit, then the spectral lines emitted fall in बाल्मर सीरीज। ठीक है बेटे, बाल्मर सीरीज में फॉल करती हैं। अच्छा, बाल्मर सीरीज में फॉल करती है, अब देखिए n2 इज इक्वल टू 2 है ना बेटे, और n1 इज इक्वल टू 2 और n2 कैन बी एनीथिंग। अच्छा बेटे, अगर बाल्मर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो तो जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी बाल्मर की। अब अगर आपने मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है बाल्मर की, तो 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट r z से कई बार डिनोट कर देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट को, 1.097 इंटू 10⁷ ये वैल्यू होती है इसकी रिडबर्ग कांस्टेंट की। सो आर जेड इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू
आर जेड into 1 by 4 minus 1 by 9. So this implies that 1 by lambda maximum is equal to Rz, Rydberg constant, into 5 by 36. So lambda maximum जो आएगा that is 36 by 5R. ठीक है बेटे, और अगर आपने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है 1 by lambda minimum इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर जेड, तो इस केस में जो N2 है जहां से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, वो इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, तो इन्फिनिटी से यदि जंप कर रहा है तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी। सो ये हो जाएगा बेटे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/r। तो लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की यदि रेशियो निकाली जाए तो इस सिचुएशन में बनती है 9:5। ये है बाल्मर सीरीज। ठीक है बेटे, दिस इज बाल्मर सीरीज। स्पेक्ट्रल लाइंस जो एमिट हो रही हैं, ठीक है बेटे, बाल्मर सीरीज। नाउ नेक्स्ट इज पाश्चन सीरीज है नेक्स्ट हमारे पास, लाइमन बाल्मर पाश्चन। ठीक है बेटे, तो पाश्चन सीरीज में इफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटे, इफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हाइड्रोजन एटम में ही सीरीज दिखी जाती हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट्स टू द थर्ड ऑर्बिट, then the, ठीक है बेटे, to the third orbit, then the wavelengths emitted fall in Paschen series। ठीक है बेटे, सो यानी कि N1 is equal to 3, यानी कि N1 is equal to 3 and N2 can be any orbit, that is 4, 5, 6 and so on। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए N2 कितना होना चाहिए? 4। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में हमेशा इमीडिएटली नेक्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा उस ऑर्बिट में। ठीक है बेटे, तो 1 by lambda maximum for Paschen will be equal to Rydberg constant Rz into 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर। सो ये हो गया बेटा कितना? Rz into 1 by 9 माइनस 1 by 16। ठीक है बेटे, सो दिस विल बी इक्वल टू Rz into, ठीक है, 7 by 144। ये हो गया 1 by लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम किसके बराबर हो गया बेटे? सो दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 144 by 7 Rz। अच्छा बेटे, मिनिमम वेवलेंथ भी आप निकाल सकते हैं। मिनिमम के लिए क्या होगा? N2 विल बी इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आके गिरे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है, यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट होती है, दैट इज wavelength is minimum. So minimum wavelength you can find out. Minimum lambda minimum will be equal to 9 by Rz। ठीक है बेटे, so lambda maximum by lambda minimum की रेशो, lambda maximum by lambda minimum की रेशो is 16 by 9। ठीक है बेटे, lambda maximum है, lambda minimum is equal to 16 by 9। ये हो गया ये होगी पाश्चन सीरीज। नेक्स्ट इज ब्रैकेट। नेक्स्ट इज ब्रैकेट सीरीज। सो ये है ब्रैकेट सीरीज। इफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर ऑर्बिट्स जंप टू दी, ठीक है बेटे, ऑर्बिट जंप टू दी फोर्थ ऑर्बिट,
ठीक है बेटे, जंप टू द फोर्थ ऑर्बिट, देन द वेवलेंथ एमिटेड fall इन कौन सी सीरीज बेटे, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। तो अगर आपने देखना हो कि क्या रेंज बनेगी, वेवलेंथ रेंज क्या बनेगी, तो बेटा 1/λ मैक्सिमम अब किस में जंप हो रहा है, n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 5। तो मैक्सिमम के लिए है फिफ्थ ऑर्बिट से यदि फोर्थ में आए, दैट इज इक्वल टू आर जेड इंटू 1/16 माइनस 1/25, और n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां से आप मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर जेड इंटू 1/16 माइनस 1/इन्फिनिटी, वेयर 1/इन्फिनिटी इज 0। अगेन यू कैन फाइंड द रेशियो। अच्छा बेटे, लास्ट जो सीरीज है, दैट इज जो एक और सीरीज ऑब्जर्व की गई स्पेक्ट्रम में, तो दैट वाज पी फंड सीरीज। ठीक है बेटे, तो पी फंड कब आई, जब अगर फिफ्थ ऑर्बिट में, अगर किसमें, फिफ्थ ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएं, तो दे फॉल अंडर द पी फंड सीरीज, दे फॉल अंडर द पी फंड सीरीज। ठीक है बेटे, सो पी फंड सीरीज में फिफ्थ ऑर्बिट यानी n1 5 हो जाएगा बेटा, और लॉन्गेस्ट 6 हो जाएगा। तो ये 25 हो गया और यहाँ 36, और बेटे यहाँ पे ये 25 और ये 36, और ये हो गया बेटा n2 5, यहाँ पे आ जाएगा 25 फैक्टर। अगेन यू कैन फाइंड। सो ये सारी सीरीज जो फाइंड आउट की गई, वो एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ आ रही थी वो थ्योरेटिकली आ रही थी। तो बोहर मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी हुआ, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था। ठीक है बेटे, इट वाज कंसीडर्ड ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल की लिमिटेशन ये रही कि बाकी सब एलिमेंट्स के जो स्पेक्ट्रम है, जैसे हीलियम का स्पेक्ट्रम है, वो ये एग्जैक्टली स्टडी नहीं कर पाया, परफेक्टली इसको स्टडी नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है बेटे, और हाइड्रोजन में सक्सेस मिला, तो इट वाज एक्सेप्टेड सिस्टम। लेकिन बिकॉज लिमिटेशंस थी, तो इसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट हुई, जो फर्दर मॉडल से उनमें फर्दर इंप्रूवमेंट्स की गई। ठीक है बेटा, नाउ ये हमने कंप्लीट कर दिया बोहर मॉडल।